हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनसीएफ के फर्स्ट पार्ट के बारे में और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके नेक्स्ट जो बची हुई जानकारी है उसकी हम चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एनसीएफ के सिद्धांत पढ़े, उनके अध्याय पढ़े और शिक्षण सूत्र पढ़े 3 और कुछ मुख्य बातों की हमने चर्चा की। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की। तो इसमें दिया गया पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जिसमें कुछ मुख्य बातें बताई गई है। जैसे कि अगर पाठ्यक्रम का निर्माण हो तो एनसीएफ के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है उपयोगिता होनी चाहिए उसकी। तीसरा उसमें लचीलापन होना चाहिए, मतलब उसमें अगर हमें सुधार की गुंजाइश हो तो हम सुधार कर सकें, इसलिए लचीलापन होना चाहिए। क्रियाशील होना चाहिए पाठ्यक्रम, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए एक दूसरे टॉपिक्स में, व्यापक होना चाहिए सिलेबस और संतुलित भी होना चाहिए। और साथ ही में विषयों में सहसंबंधता होनी चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, ताकि एक दूसरे विषयों में समझने में या पढ़ने में सहायक हो। तो विषयों में सहसंबंधता भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है 8वां पॉइंट, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति करने वाला सिलेबस होना चाहिए। नेक्स्ट जो भी क्लासेज आएगी उनमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, स्तर लेवल के अनुसार लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस को बनाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। तो ये 10 बिंदु मुख्य बिंदु है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में इन बिंदुओं की आवश्यकता होनी चाहिए, एनसीएफ में बात कही गई है। इसके बाद 2 मुख्य बिंदु ये भी दिए हुए हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं। ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है तथा इसकी संरचना होती है। तो ये भी बात एनसीएफ में बताई गई है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है तथा इसकी संरचना होती है। आगे बात कही है खुली पुस्तक परीक्षा की, ये मोस्ट है, आया हुआ भी क्वेश्चन है कि खुली पुस्तक परीक्षा की बात है वो एनसीएफ में की गई है। खुली पुस्तक परीक्षा की बात एनसीएफ में की गई है। तो अब हम नेक्स्ट बात करें शिक्षण विधियों की। एनसीएफ ने कौन कौन सी शिक्षण विधियां बताई जो कि अति आवश्यक है, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली बात करूं तो वह है करके सीखना, करके सीखना की बात कही। दूसरा परीक्षण करना, निरीक्षण करना, सामूहिक और मिश्रित। 5 शिक्षण विधियों की इन्होंने बात कही है, वो कौन कौन सी है? करके सीखना, परीक्षण, निरीक्षण, सामूहिक और मिश्रित। इन 5 शिक्षण विधियों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूं तो एनसीएफ एक, ये मुख्य बिंदु है जो शॉर्ट में मैंने लिखे हैं। एनसीएफ एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। और कुछ बातें हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी भाषा, जैसे कि हिंदी प्लस स्थानीय भाषा होनी चाहिए, और माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा प्लस इन दोनों का मिलाप होना जरूरी है। तो ये बात भी इसमें कही गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये मुख्य बिंदु है दोस्तों, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन होना जरूरी है। ये बात एनसीएफ में की गई है, ये बात एनसीएफ में की गई है। सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन होना चाहिए, जिसमें स्थानीय लेखकों, लोक कलाओं और संस्कृति का मिश्रण हो, उनका पुस्तकालय का अध्ययन होना चाहिए। कितने? 1 घंटा सप्ताह में। नेक्स्ट है वो सब्जेक्ट की बात की है, 3 विषयों की बात कही गई है एनसीएफ में कि उनका किस प्रकार से उनको समझाया जाना चाहिए, उनके बारे में कुछ बताया गया एनसीएफ में। वो जैसे कि गणित, पहले इन्होंने लिया गणित विषय में बताया कि मुख्य उद्देश्य गणित का होना चाहिए वो है कि गणितीयकरण की क्षमताओं को विकसित करना। बच्चों में गणितीयकरण की क्षमताओं को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए गणित को पढ़ाना। दूसरा है अन्य से सहसंबंध होना चाहिए, गणित का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है अनुभवों की गणित पढ़ाई जानी चाहिए। यह नहीं कि कोई रटन पद्धति से या कुछ ऐसे ही पढ़ा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अनुभव से गणित पढ़ाएं, अन्य से सहसंबंध हो और गणितीयकरण की क्षमताओं को विकसित किया जाना चाहिए। ये गणित के मुख्य उद्देश्य इन्होंने बताए। दूसरा सब्जेक्ट इन्होंने बताया वो है विज्ञान के बारे में। विज्ञान का उद्देश्य तार्किक व संज्ञानात्मक चिंतन, विस्तार या विकास किया जाना चाहिए। बच्चे का तार्किक और संज्ञानात्मक चिंतन का विस्तार होना चाहिए। दूसरा है वो है जिज्ञासु, बच्चे को जिज्ञासु व सृजनशीलता, बच्चे में जिज्ञासा और सृजनशीलता का विकास होना चाहिए जब हम विज्ञान का अध्ययन करवा रहे हैं। तो ये दूसरा मुख्य उद्देश्य इन्होंने बताए विज्ञान के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो वो बताया इन्होंने सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक में इन्होंने बताया
एनसीएफ में बताया गया कि आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता, आलोचनात्मक कोई भी तर्क है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष आते हैं, तो आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता की बात इन्होंने कही कि सामाजिक में होना चाहिए अगर हम सामाजिक अध्ययन करवा रहे हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास बच्चों में किया जाना चाहिए। इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मुख्य अगर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कौन से विषयों के इन्होंने लिया, मुख्यतः गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन 3 विषयों के बारे में बात कही गई। नेक्स्ट हम बात करें तो भाषा की। एनसीएफ में जो भाषा की चर्चा की गई है, जो भाषाओं की चर्चा की गई, एक तो त्रिभाषा फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया ऊपर, और सेकंड इन्होंने बात कही है LSRW का विकास, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना और अंत में फिर पढ़ना और अंत में लिखना। इनकी बात एक क्रमबद्धता के रूप में इन्होंने कही। तीसरी पढ़ने पर विशेष बल इन्होंने दिया। कौन? एनसीएफ में इस बात को कहा गया। तो 3 मुख्य बिंदु, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट बात करें। तो नेक्स्ट में इन्होंने एनसीएफ में बताया है जो है वो है शांति शिक्षा। मोस्ट है ये, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो शांति शिक्षा को बढ़ावा, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। तो मुख्यतः मैं बात करूं तो एनसीएफ में शांति शिक्षा की बात कही गई है, जिसमें ये बातें बताई गई है। आगे नेक्स्ट एनसीएफ में मिड डे मील, ये तो कोई बस बीच में दे दिया मैंने। मिड डे मील जो है वो कब शुरू हुई थी योजना, तो ये है 15 अगस्त 1995। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मिड डे मील कब शुरू हुई थी, तो ये मैंने बीच में दे दिया। बाकी आगे है ये परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीएफ में बात कही गई है कि परीक्षा ऐच्छिक हो तथा 25 से 40%, कोई भी एग्जाम में 25 से 40% मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए, वैकल्पिक प्रश्न होने चाहिए 25 से 40%, ये बात एनसीएफ में कही गई। आगे जो है वो मिड डे मील व स्वास्थ्य जांच पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। पाठ्यचर्या के अनिवार्य अंग के रूप में एक तो मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन योजना है वो, और एक स्वास्थ्य जांच, इन दोनों को पाठ्यचर्या का एक अंग या भाग माना जाना चाहिए, ये एनसीएफ में कही गई। नेक्स्ट बात करें तो ये मुख्य बिंदु आया हुआ भी है क्वेश्चंस एग्जाम्स में। तो बच्चे फेल नहीं होते, ये आप देख लेना, बच्चे फेल नहीं होते, स्कूल की असफलता दर्शाते हैं। अगर बच्चा असफल हो रहा है तो वो बच्चा असफल नहीं हो रहा, अगर बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा फेल नहीं हो रहा, वो स्कूल फेल हो रहा है, वो स्कूल की असफलता है, ये बात एनसीएफ में कही गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो आरंभ जो है, जो बच्चे का विकास है, भाषाई विकास, वो LSR और लास्ट में राइटिंग होना चाहिए, लास्ट में लिखना होना चाहिए। पहले बच्चे सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में राइटिंग यानी लिखना होना चाहिए। तो इस प्रकार से उनका भाषाई विकास होना चाहिए, ये बात एनसीएफ में की गई। आगे हम बात करें तो गृह कार्य की। आगे हम एनसीएफ में गृह कार्य की हम बात करें तो ये भी मुख्य बिंदु है, बहुत बार क्वेश्चन आ ही जाता है गृह कार्य। तो कक्षा 2 तक किसी भी बच्चे को कोई गृह कार्य न दिया जाए, ये बात एनसीएफ में की गई है, मोस्ट बात है। कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाए। कक्षा 3 से 5 तक प्रति सप्ताह 2 घंटे गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रति सप्ताह 2 घंटे गृह कार्य दिया जाना चाहिए। कक्षा 5 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, प्रतिदिन 1 घंटा। और 8 से 12 तक प्रतिदिन 2 घंटा गृह कार्य दें। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है गृह कार्य के बारे में, ये भी एनसीएफ के बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो मुख्य बिंदु यही है कि जो एनसीएफ है उसमें ये बात कही गई है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक हो। 10वीं 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ये भी मुख्य बिंदु है, ध्यान में रखना। और मूल्यांकन के बहुविध रूप हो, जैसे कि CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वो हो गया। और इसमें आंतरिक मूल्यांकन पर जोर दिया गया एनसीएफ के अंदर। तो ये मुख्य बिंदु है, एक तो CCE और एक आंतरिक मूल्यांकन। प्लस 10वीं और 12वीं की परीक्षा क्या होनी चाहिए? ऐच्छिक होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है 10वीं 12वीं के अंत की परीक्षा का, जो वार्षिक परीक्षा होती है, अंत की परीक्षा की विधि बदलने का सुझाव भी एनसीएफ में दिया गया, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये हमारा अनशिप की मुख्य मुख्य बातें हो गई। मैंने अपने नोट्स के बारे में अनशिप के बारे में चर्चा की, तो पाठ्यचर्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये यहाँ तक हमारे अनशिप का पार्ट वो कंप्लीट हो गया। तो इसकी मैंने आपके साथ चर्चा की। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अनशिप के में लास्ट परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। तो इसमें हम करेंगे, क्योंकि हमने पाठ्यक्रम में ये पढ़ा था कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि गणित शिक्षण बाल केंद्रित होने चाहिए, न ही कक्षा कक्ष केंद्रित और न ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित। और ये हमारे लिए पॉजिटिव कि बाल केंद्रित जो वो शिक्षण होना चाहिए। तो कोई भी शिक्षण हो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो। तो ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ये रीट लेवल 2 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो इसमें दिया गया है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना कला शिक्षा का विद्यालय से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य 2 बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो वो रीट लेवल सेकेंड 2011 में आया हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बात की गई है या बातचीत की गई है, वो क्या है। तो इसमें जो बात कही गई है वो कौन सी है। तो इसमें ये मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था, वो मैंने नोट्स में लिख रखा था कि ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, पाठ्यचर्या में ये बात कही गई है ज्ञान के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। किस सुधार को सुझाया गया है परीक्षा सुधार में, मेनली परीक्षा सुधार में किस सुधार सुझाया गया है। तो दोस्तों इसमें सभी सुझाव बताए गए हैं। एक तो मैंने आपको नोट्स में पहले बात कही कि खुली पुस्तक परीक्षा एनसीएफ में बात करता है। एनसीएफ है जो बात करता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की, यानी CCE की बात करता है। और तीसरी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन की, समूह में मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी बात CCE करता है। तो ये 3 मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन आया ये आरटेट लेवल सेकेंड 11। आगे हम बात करें क्वेश्चन की तो वो इस प्रकार है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो एक इसी प्रकार आगे क्वेश्चन था तो उसमें हो गया, और इसमें ऑप्शन अलग है। तो किस प्रकार के सुझावों को सुझाया गया है, सुधारों को सुझाया गया है, तो आप देखना। एक तो हो गया इसमें ये तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक को, ये हमने बात की पिछले ऊपर नोट्स में बात की हमने, और यही होगा इसका। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं और राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, इसकी बात नहीं की गई। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, इसकी भी बात नहीं की, और उपयुक्त सभी वैसे नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, इसकी बात एनसीएफ में कही गई। तो इसमें यही पूछा कि किस प्रकार के सुधारों को सुझाया गया है परीक्षा संबंधी, तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमारी आया हुआ है आरटेट लेवल सेकेंड 2012 कि राष्ट्रीय जो एनसीएफ 2005 है उसमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो शांति शिक्षा के बारे में इसमें से इन जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से किसको बताया गया है, किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो इसमें जो हमने बात की पहले यही थी शांति शिक्षा के बारे में कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ये एनसीएफ बात करता है शांति शिक्षा के अनुसार। आगे इसकी बात नहीं की नैतिक शिक्षा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में, ये भी नहीं, और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, ये भी जो है वो इसके अनुसार नहीं है शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर हो गया ए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में, बहुभाषा जो है मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में, बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्यों समर्थन दिया गया है? ये इसलिए दिया गया, ये आरटेट लेवल फर्स्ट 2012 में आया क्वेश्चन है। बहुभाषा को समर्थन इसलिए दिया गया एनसीईएफ में कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। बहुभाषा से प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से क्यों ना हो। दूसरा है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं छूट जाए, इसीलिए ही एनसीईएफ बहुभाषा को समर्थन देता है। तीसरा हमारा बिंदु है वो है कि यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। कौन? बहुभाषा। इसीलिए इसका समर्थन एनसीईएफ करता है। ये हो गया भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, इसकी भी बात करता है, और यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी, ये डी। तो ये क्वेश्चन आरटेट लेवल फर्स्ट 2012। तो इन क्वेश्चंस की हमने चर्चा की। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बचे हुए पार्ट एनसीईएफ की उसकी बात की और इन सभी क्वेश्चन की बात की। तो क्वेश्चन से क्या होता है कि पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे हमें एक समझ होगी कि किस प्रकार से हमें टॉपिक को पढ़ना है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कुछ बताने की। बाकी अगर थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक होती है तो भी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी ठीक है, चलता रहेगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से बता पाऊँ आगे। तो यही है, और आप इसी प्रकार अपने टॉपिक्स के लास्ट में प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर निकालें ताकि इससे आपको हेल्प मिल सके। तो मैंने ये बताने की कोशिश की। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आते हैं, मेरी जो जानकारी जो पसंद आती है, तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।